हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम आपको लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का जो सिलेबस है उसमें जो लाइट का टॉपिक है उस पे टॉप 50 एमसीक्यूज कराने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस स्लाइड को देख लीजिए कि कैसे आप हमारे कंप्लीट लेबॉर्ट्री अटेंडेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट्स और बुक भी फ्री ऑफ कास्ट इस बैच में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अभी ये कोर्स ऑफर पे चल रहे हैं, तो ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाए। जुड़ने का तरीका स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये है टॉप 50 एमसीक्यूज लाइट के ऊपर। तो इसके साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको हमारे बुक में मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो एप्लीकेशन में हमने इस लाइट टॉपिक को कंप्लीट कवर किया है। तो चलिए, इन 50 एमसीक्यूज में आपको 10 to 15 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एंड द साइज ऑफ इमेज। तो इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसका ये कंसेप्ट हो पहले कि अगर एक प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे एंगल थीटा डिग्री से, यानी किसी प्लेन मिरर को जब हम रोटेट करेंगे एंगल थीटा डिग्री से, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टर्न कर रहा है 2 टाइम्स थीटा डिग्री, और इंसिडेंट भी सेम यही 2 टाइम्स थीटा डिग्री भी, याद रखना। लेकिन जो इमेज है उस पर रोटेशन करने से, प्लेन मिरर को जब हम रोटेट करेंगे तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बेटा समझाऊंगा कि अगर कोई प्लेन मिरर है वो रोटेट हुआ है 40 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टर्न करेगा बेटा 2 टाइम्स थीटा, यानी 2 × 40। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे टर्न करेगा 80 डिग्री। तो 2 × 40 होता है 80 डिग्री वो टर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्लेन मिरर को रोटेट किया हमने 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे टर्न करेगा 2 × 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे टर्न करेगा। लेकिन इमेज जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें यही बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर को हमने रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे ने टर्न किया ट्वाइस। ये भी आपको पता है, रिफ्लेक्टेड तो टर्न कर रहे हैं ट्वाइस, लेकिन इमेज को मैंने आपको बताया कि इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इमेज सेम साइज रहता है हमेशा। हमें बोल रहे हैं क्या साइज ऑफ इमेज डबल होता है? नहीं। क्या हॉलीवुड होता है? नहीं। क्या इन्फिनिटी होता है? नहीं। रिमेन्स द सेम। क्या इमेज रोटेशन से, प्लेन मिरर को जब हम रोटेट करेंगे क्या इमेज सेम रहता है? एग्जैक्टली सर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। If an object is placed symmetrically between 2 plane mirrors, सबसे पहले हम 2 प्लेन मिरर्स को यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये एक प्लेन मिरर है, ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है, ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक प्लेन मिरर है, और एक प्लेन मिरर हैं जो कि आपस में इनक्लाइनड हैं। ये 2 मिरर्स हैं, 2 प्लेन मिरर्स हैं जो कि आपस में इनक्लाइनड है एट एन एंगल कितना, इन 2 प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो है बेटा 72 डिग्री। तो अब हमें बता रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकली रखेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सिमेट्रिकल पोजीशन पे, यहाँ पे स्टैंड है, खड़ा है कोई ऑब्जेक्ट, आप बता दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, कि इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इमेजेस क्या 10 बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या 20 होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या 7 होंगे। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पे हो तो उस टाइम हम नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। 360 डिग्री को आप डिवाइड कर लो इस एंगल से 72 डिग्री के साथ। देखो बेटा, 36 × 2 होता है 72, 36 × 1 होता है 36, 36 × 0 ऐसे, ठीक है। 2 × 1 2, 2 × 5 10, तो इसका आंसर आया 5। जब आपको इंटीजर मिलेगा, तो उस टाइम आप फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर -1। तो 5 - 1
4 के बराबर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास कितना हो जाएंगे 4। ये है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इंटीजर नहीं मिला, आपको 4.5 मिला, आपको 6.1 मिला, ये तो आपको लेक्चर्स में अच्छे तरीके से पढ़ाई होगा उस टाइम कौन सा रूल अप्लाई हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंटीजर मिलेंगे तो उस टाइम आप सब्ट्रैक्ट 1 कर लो, जो आंसर आ जाएगा उतना ही नंबर ऑफ इमेजेस फार्म हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा बी पार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो पहला स्टेटमेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, तो चलो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब सेकंड देखेंगे हम, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट। नहीं, ये तो गलत है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90। ये भी गलत स्टेटमेंट है। द बीम्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस एट अनइक्वल एंगल्स। नहीं, ये भी तो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स ए पार्ट इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर है ना, जो प्लेन मिरर है, इसकी फोकल लेंथ याद रखना बेटा, इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने क्लास में पढ़ा ही होगा। इन्फिनिटी होता है फोकल लेंथ किसकी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ। चलो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, तो बी पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, वो कौन सा मिरर है जिसका फोकस लाई कर रहा है उसके पीछे, यानी पॉलिश्ड साइड के। देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला प्लेन मिरर है, ये वाला प्लेन मिरर है, तो ये इसका फ्रंट सरफेस है, ये इसका बैक साइड है। पॉलिश्ड साइड को बैक साइड हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला मिरर जो है, ये वाला मिरर, ये वाला मिरर, ये तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ये तो प्लेन मिरर है बेटा। तो ये वाला मिरर जो मैंने बनाया, ये तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ये तो कनकेव मिरर है बेटा। और जो ये मिरर मैंने बनाया, ये वाला पॉलिश्ड सरफेस होता है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं, इस मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर इसको हम कहते हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है पॉलिश्ड का, ये बैक है और ये फ्रंट है। देख लो, इस प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है फ्रंट साइड में। हमें बोल रहे हैं कि बिहाइंड मिरर किस मिरर में, तो प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर फोकस नहीं लाई कर रहा है। और जो ये कनकेव मिरर है, तो इसका फोकस भी यहाँ इस साइड होता है, यानी फ्रंट साइड होता है, तो ये वाला भी बिहाइंड द मिरर फोकस नहीं इसमें भी मिल रहा है। तो जो ये है कन्वेक्स मिरर, इसका फ्रंट यहाँ पे है लेकिन फोकस इधर मिल रहा है, कर्व्ड, जहाँ पे कर्व्ड हो, जहाँ पे स्फीयर का पार्ट पूरा बन रहा है, यहाँ पे फोकस लाई कर रहा है, यहाँ पे फोकस लाई कर। आप देख लीजिए, फोकस कन्वेक्स मिरर को बैक साइड लाई कर रहा है, पॉलिश्ड साइड लाई कर रहा है। तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, ये फ्रंट सरफेस होता है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो बैक साइड होता है, यानी बिहाइंड द मिरर हम इसी को कहते हैं। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि बिहाइंड द मिरर किस मिरर में फोकस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्स मिरर जो है उसी का फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। याद रख लो बेटा, फिर से मैं बताऊंगा कि ये वाला मिरर जो ये वाला मिरर है, ये तो कनकेव मिरर है। आप इसको पूरा स्फीयर बना लो, आप इसको पूरा स्फीयर बनाओ, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, दैट मीन्स ये फोकस है फ्रंट साइड ऑफ मिरर। लेकिन अगर आप कन्वेक्स मिरर को बनाओगे, ये वाला पॉलिश्ड है, ये तो फ्रंट साइड है, ये तो बैक साइड है, अब इसको पूरा स्फीयर बना लो तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा। आप देख लीजिए, ये फ्रंट साइड है मिरर का, ये बैक साइड है, तो फोकस बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, बैक साइड मिल रहा है, किस में, कन्वेक्स मिरर में। चलिए इसका आंसर है ए पार्ट, कन्वेक्स मिरर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द पावर ऑफ लेंसेज, हमें पता ही है पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। अब हमें क्या क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस, याद रखना कन्वर्जिंग लेंस का और एक नाम है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस का और एक नाम है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का और एक नाम है कन्वेक्स लेंस। द फोकल लेंथ इज, जो कन्वेक्स लेंस हैं या कन्वर्जिंग लेंस हैं उसका फोकल लेंथ हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट ही है। तो इसका कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है या कन्वेक्स लेंस
को और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस, तो इनका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट ही। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मटीरियल हुज एट लीस्ट वन साइड इज कर्व्ड इज कॉल्ड। क्या हम उसको मिरर कहते हैं? नहीं। क्या हम उसको लेंस कहते हैं? क्या ऑप्टिकल फाइबर या प्रिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर है लेंस, क्योंकि लेंस की डेफिनेशन ही है कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दो सरफेसेस होते हैं और एट लीस्ट एक सरफेस तो कर्व्ड होना चाहिए, दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो तब भी लेंस, तो दोनों में से एक सरफेस कम से कम एट लीस्ट कर्व्ड होना चाहिए, तो उसे हम लेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा लेंस, यानी बी पार्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द आउटर कंसेंट्रिक शेल इन द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड। जो आउटर शेल होता है किसमें? फाइबर ऑप्टिक में, उसे हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं, कोर कहते हैं, कोट कहते हैं या मेंटल। तो याद रखना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर हो जाएगा किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो उस टाइम क्या रिफ्रैक्शन होता है? नहीं। तो रिफ्लेक्शन होता है? नहीं। तो डिफ्रैक्शन होता है? नहीं। नो रिफ्रैक्शन ऑकर्स। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। याद रखना, लार्जर जब क्रिटिकल एंगल से लार्जर हो तो उस टाइम रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर है, साइज ऑफ इमेज किस पे डिपेंड कर रहा है? सुनो बेटा, मैं आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा, एक तो प्लेन मिरर होता है, एक तो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, और दूसरा तो कन्वेक्स मिरर होता है। जो प्लेन मिरर में है ना, उसकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, साइज ऑफ इमेज, वो तो इक्वल होता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट आप किसी भी जगह रख लो तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा इक्वल होता है। किसमें? प्लेन मिरर में। कनकेव मिरर में साइज ऑफ इमेज छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, इक्वल भी होता है। कन्वेक्स मिरर में साइज ऑफ इमेज हमेशा छोटा होता है, ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी आप रख लीजिए। याद रखा ये सर, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ इक्वल है। कनकेव में इमेज की लेंथ कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी इक्वल होती है ऑब्जेक्ट के साथ। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज का साइज स्मॉल ही होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसी भी जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इक्वल ही आ जाएगा, यहाँ पे भी हम किसी भी जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज स्मॉल ही आ जाएगा। लेकिन कनकेव मिरर ऐसा मिरर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे इन्फिनिटी पे तो इमेज छोटी आती है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज इक्वल आती है। ऐसे ही दैट मीन्स पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ इमेज। किस मिरर में? कनकेव मिरर में। तो इसका कनकेव मिरर जो है साइज ऑफ इमेज डिपेंड कर रहा है किस पे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज छोटी आती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज इक्वल आती है। ठीक है, अगर बिटवीन हो किसी तो इमेज उस टाइम बड़ी आती है। ठीक है, तो ये आपने लेक्चर्स में अच्छे तरीके से पढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू। सुनो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ये कोई कनकेव मिरर है, ये कोई कनकेव मिरर हैं, ये कोई कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है? ये एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का ही टाइप होता है। कनकेव मिरर एक्चुअली पार्ट होता है किसका? स्फीयर का, स्फीयर का पार्ट। अब देखो ये कनकेव मिरर है, ये एक स्फीयर है एक्चुअली, तो इस स्फीयर में किसी न किसी जगह तो सेंटर होता है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में मिड पॉइंट में बराबर जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो हमें बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है ना पूरा ये डिस्टेंस, जब हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो ये वाला डिस्टेंस को क्या हम कहते हैं? फोकल लेंथ।
तो इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस, याद रखना कन्वर्जिंग लेंस है उसका और एक नाम। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं, ऑप्टिकल सेंटर भी नहीं, तो प्रिंसिपल फोकस उसे हम कहते हैं। और एक बात याद रख लो, सिंपली फोकस भी हम उसे कहते हैं। बस ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। तो सी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। देखो स्फेरिकल मिरर जो है ना उसके दो टाइप्स हैं। स्फेरिकल मिरर जो है उसके दो टाइप्स हैं। एक तो होता है कनकेव मिरर, एक तो होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर को कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। एक तो होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को हम ऐसे बनाते हैं, ये है कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर तो हम ऐसे बनाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट जो इसका होता है, यानी मिड पॉइंट बीच में जो ये पॉइंट होता है, बीच में जो ये पॉइंट होता है, इसको हम बेटा पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल इनको हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पोल। तो बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देख लो, एज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया कि कन्वेक्स लेंस को और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस। मैंने बताया उस टाइम कि उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका पावर भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ऑलवेज पॉजिटिव। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लो, अ मैग्नीफाइंग गिलास इज आल्सो कॉल्ड। तो ये भी आपने लेक्चर में पढ़ा ही होगा। मैग्नीफाइंग गिलास को हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे टेलीस्कोप ये भी गलत है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप ये गलत है। दैट मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट ही। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या होता है? देख लो, ये एक हॉलो सिलेंडर की तरह होता है। यहाँ पे ऊपर एक लेंस होता है, यहाँ पे नीचे भी एक लेंस होता है। जहाँ पे इंसान देख रहा है, ये आँख है, आई है यहाँ पे, तो इस लेंस को हम कहते हैं आई पीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद रखना, इसको हम कहते हैं आई पीस। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, तो ये वाला जो लेंस है ना, जो ऑब्जेक्ट की टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट की तरफ जो है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और एक बात याद रखना, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं, जो ये दोनों लेंसेज होते हैं, ये कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। कन्वेक्स लेंस याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज हैं आईपीस, जो आँख के पास होते हैं और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो जो ये दोनों लेंसेज होते हैं ये कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस का और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस भी। तो ये दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ स्मॉल होता है, दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ स्मॉल होता है। लेकिन जब हम इन दोनों लेंसेज को कंपेयर करेंगे, इनमें भी सबसे ज्यादा स्मॉल फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस में होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस में सबसे ज्यादा स्मॉल फोकल लेंथ होते हैं। तो वही बोल रहे हैं हमारा क्वेश्चन कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है फोकल लेंथ क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की? स्मॉल। तो क्या है? शॉर्ट, सबसे छोटा फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट ही। तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The angle of incidence that causes the reflected ray in the rear medium to bend through 90 degree is called। तो क्या सिमेट्रिक एंगल? नहीं, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, थोड़ा रिपीट हुआ लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। ये हमने देख लिया कि जो प्लेन मिरर हैं
हम अगर किसी भी जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमेशा सेम ही आती है। इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़, जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो हमेशा सेम होता है प्लेन मिरर में। लेकिन जब हम कनकेव मिरर को देख लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो इमेज बड़ी आती है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो इमेज इक्वल आती है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज छोटी आती है। यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम चेंज करते तो इमेज भी वैरी होती है, साइज ऑफ इमेज तो वैरी होते हैं। ये है कन्वेक्स मिरर। अगर हम किसी भी जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमेशा छोटा ही होता है, लेकिन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे इमेज पे असर पड़ रहा है किस मिरर में? इस मिरर में, जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज डिपेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। किस पे? प्लेन मिरर पे नहीं। प्लेन मिरर बोल रहा है कि कहीं पे भी आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा इक्वल आ जाएगा। यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे इमेज का साइज डिपेंड नहीं कर रहा है, वैरी नहीं कर रहा है। तो कन्वेक्स मिरर नहीं, कन्वेक्स मिरर भी बोल रहा है कहीं पे भी रख लो, मैं इमेज का साइज हमेशा छोटा ही दूंगा। तो ये वाला भी करेक्ट नहीं है। कनकेव मिरर, हाँ कनकेव मिरर बोल रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज हो तो इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज भी क्या चेंज होता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है इसका करेक्ट आंसर, सी पार्ट। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ ए रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन, सुनो सुनो सुनो, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे कोई डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम हम उस मीडियम को कहते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये डेंसर मीडियम है। और रेयरर मीडियम में क्या होता है? रेयरर मीडियम में डेंसिटी बहुत कम होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक नॉर्मल है। ये क्या है? ये एक नॉर्मल है। अब सर जो परपेंडिकुलर, अब ये लाइन है, इस पे मैंने एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाया, तो इस लाइन को हम कहते हैं फिर परपेंडिकुलर। अगर ये कोई सरफेस है बेटा, इस पे मैंने यहाँ पे एंगल बनाया 90 डिग्री, तो इस लाइन को हम उस टाइम नॉर्मल कहते हैं। सिंपली परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और नॉर्मल भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। बस परपेंडिकुलर कहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं? लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे, बट नॉर्मल हम ड्रा कर रहे हैं किस पे? सरफेस पे। बस यही फर्क है। अब ये नॉर्मल है। अब हमें बोल रहा है कि अगर कोई रे चल रहा है डेंसर मीडियम से, ये कोई डेंसर मीडियम है, ये रे चल रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है ना, ये कौन सा एंगल है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस मीडियम यहाँ पे ये डेंसर मीडियम खत्म हुआ, तो अब ये किस मीडियम में यहाँ से गुजरेगा? रेयरर मीडियम। तो ये इस तरफ ये नॉर्मल से दूर चलता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, आपको अगर समझना है तो ऐसे समझो कि यहाँ पे बीड है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ये थोड़ा इसी के नॉर्मल के साथ ही हैं, छोटा एंगल बना रहा है। लेकिन जब इस साइड में आता है, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मतलब टाइटली पार्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, तो यही वजह है ये दूर चला जाता है, नॉर्मल के दूर चला जाता है। अब ये पॉइंट याद रखना, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आ जाए तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चल रहा है, वो नॉर्मल से दूर चल रहा है और एंगल क्या इंक्रीज होता है। तो हमें बोल रहा है कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज नहीं, इक्वल नहीं, इंक्रीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अब ये बात भी याद रख लो बेटा कि अगर यहाँ पे ही रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम की तरफ आ जाए तो उस टाइम याद रखना बेटा, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है, ये नॉर्मल की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसली पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है डेंसर मीडियम में। ठीक है, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर आ जाए तो तब ये रिफ्रैक्शन रे जो है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चल रहा है। जब रेयरर टू डेंसर हो तब ये टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, इन एंगल डिक्रीज होता है, यहाँ पे एंगल इंक्रीज होता है। तो हमारा केस ये वाला था, तो एंगल इंक्रीज हुआ। चलो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, तो सी पार्ट ही है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। वो लेंस जिससे इंसिडेंट पैरेलल रेज कन्वर्ज होता है किसी पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। याद रखना, कन्वेक्स लेंस का और एक नाम है, कन्वेक्स लेंस का और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है कन्वेक्स लेंस।
तो थोड़ा बहुत आप एक सेकंड में आपको मिरर और लेंस का ये कंसेप्ट क्लियर ही करूँगा यहाँ पे कि ये नेम चेंज होता है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है। देख लो, एक तो होता है कनकेव मिरर, याद रखना ये कनकेव मिरर होता है एक। दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, चलिए। तो और एक होता है कनकेव लेंस, तो और एक होता है कन्वेक्स लेंस। अब सुनो, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको मैं रफ कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा और एक होता है कन्वेक्स मिरर। अब सुनो, इस साइड आपको मिरर हैं, इस साइड आपको लेंस हैं। तो सुनो, जो कनकेव मिरर है ना, उसका और एक नाम है कन्वर्जिंग मिरर, एम लिखा मैंने। जो कन्वेक्स मिरर है उसका और एक नाम है डाइवर्जिंग मिरर। तो याद रखना, कनकेव लेंस जो है इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस है इसका नाम। तो जो कन्वेक्स लेंस है उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। ये याद रखना क्योंकि ये चेंज होता है। यहाँ पे कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, यहाँ पे कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी उल्टा होता है। तो इन नेम्स को मेंशन कर लो किसी जगह और अच्छे तरीके से याद रख लो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। To describe the change in speed of light in a medium, that term used is called index of। देखो, ये कोई डेंसर मीडियम है, ये कोई रेयर मीडियम है। जब लाइट रे इस मीडियम में चल रहा है और जब वो रेयर मीडियम में आता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये तो आपने देखा कि कभी टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, कभी टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स हैव गॉट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, और यही वजह है, इसी को हम कहते हैं, जब ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से पास हो जाएगा दूसरे मीडियम में तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होता है और डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लाइट एयर में चल रहा है, लाइट रे एयर में चल रहा है, फिर एयर से जब ये निकलेगी तो फिर वाटर में चलेगा, तो ये दो मीडियम्स है ना, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो इस टाइम रिफ्रैक्शन आकर होता है, क्योंकि लाइट रे चेंज करेगी अपनी डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज करेगी। एयर में तो लाइट की स्पीड ज़्यादा हो, जब वाटर में चलेगी तो वाटर में लाइट की स्पीड कम हो, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन। लेकिन याद रखना, अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो, अगर किसी ऑप्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो भी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता ही है जब दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट बीम इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, हमने बुक्स में भी हमेशा यही देखा कि प्लेन मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब याद रखना, जो भी मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा वो ऑटोमेटिकली इरेक्ट होता है, यानी जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट भी होता है। इरेक्ट का और एक नाम है अपराइट भी, अपराइट इमेज भी। ठीक है, तो याद रख लो, जो वर्चुअल इमेज, जो मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा वो हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, अपराइट ही बनाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है रियल इमेज बन रहा है ऑन रिफ्लेक्शन। याद रखना, एक्सेप्शनल केस है। प्लेन मिरर हमेशा हमें वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज ही दे रहा है, लेकिन उस टाइम ये रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन दे रहा है जब इंसिडेंट बीम कन्वर्जेंट हो। जब इंसिडेंट बीम को क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो उस टाइम रियल इमेज फॉर्म होती है। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है कन्वर्जेंट, बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। चलो यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखना, जब भी किसी मिरर में आप इमेज देखोगे ना वर्चुअल हैं, तो ऐड करना कि वो इमेज ऑटोमेटिकली अपराइट है। अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट।
अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट इमेज। जब भी कोई इमेज रियल हो तो याद रखना, रियल जब इमेज हो तो वो अपराइट इरेक्ट नहीं होता है, फिर वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि कोई मिरर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है इस पोजीशन पे, क्या वो इन्वर्टेड है? एग्जैक्टली वो इन्वर्टेड है। जहां कहीं भी आपको रियल इमेज दिखेगी समझना कि वो इन्वर्टेड है, जहां कहीं भी आपको वर्चुअल इमेज दिखेगा तो समझ लेना कि वो ऑटोमेटिक इरेक्ट भी होता है। यानी आप देख लो, वी के साथ इरेक्ट हमेशा आता है, रियल के साथ इन्वर्टेड हमेशा आता है, बस याद रखना ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि ये लेक्चर तो नहीं है, यहाँ पे ये एमसीक्यूज हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत लेंथी बना रहा हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी अब करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये क्या है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर ही मैंने फॉर्म किया, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ओके सर, ये कनकेव मिरर है। अब याद रखना इसका मिड पॉइंट जो होता है इसको हम पोल कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। जो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है तो यहाँ पे उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। अब इन दो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो ये मिड पॉइंट होते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। अब फोकस से इस पोल तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। आपको पता ही है बेटा, जो ये फोकस है यहाँ से यहाँ अगर 20 है तो यहाँ से यहाँ भी ये सेम ही होते हैं, ये भी 20 हैं। अब हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 40 सेंटीमीटर पर। देख मिरर से, ये यहाँ से मिरर है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे खड़ा करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है खड़ा? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि यही डिस्टेंस है ना पूरा 40 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है क्या इमेज वर्चुअल आ जाएगा, क्या इमेज रियल आ जाएगा? तो चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये केस आपने पढ़ा ही होगा। जब कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज रियल बन रहा है। रियल का मतलब है फ्रंट साइड ऑफ मिरर ही बन रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। देख लो ये तो ऑब्जेक्ट है तो ये वाला इमेज है। इमेज की पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो यहाँ पे साइज है वो यहाँ पे भी साइज है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ी इमेज भी। लेकिन ये इमेज फ्रंट साइड मिरर बन रहा है, ऑन स्क्रीन मिरर बन रहा है, तो इसको हम रियल कहते हैं। जब रियल है तो ये इन्वर्टेड भी है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या वर्चुअल इमेज बनेगा? नहीं। क्या रियल बनेगा? हाँ रियल तो बनेगा। अभी मैंने बोला रियल के साथ कभी भी इरेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। रियल बनेगा बिल्कुल, इन्वर्टेड बनेगा बिल्कुल। अपोजिट हो, क्या अपोजिट है ऑब्जेक्ट के? अपोजिट है? नहीं नहीं नहीं, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड है। रियल है तो रियल है, फ्रंट साइड ऑफ मिरर बन रहा है, ऑन स्क्रीन बन रहा है तो रियल है। इन्वर्टेड है रियल के साथ तो इन्वर्टेड ऑटोमेटिकली ये है। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना अगर ये 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा डी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं हम, देख लो डी पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लेक्चर्स में आपने काफ़ी डिटेल से इसको देखा भी होगा, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको दिखाने की। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुन लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस। तो किस एक्सपेरिमेंट किस लेंस पे होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का नाम और एक है बेटा, जल्दी जल्दी बोलो क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, याद रखना। ओ इमेज की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। देख लो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं आई लिखूँगा, ये इमेज की डिस्टेंस है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस? मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि पावर ऑफ लेंस हमेशा किसके बराबर होता है? 1/f। तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर इसका यूनिट होता है। चलो ठीक है, ओके सर हमने ये समझा। चलो ओके ओके ओके, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब सुनो बेटा, लेंस कौन सी है? सर लेंस तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब याद रखना, कन्वेक्स लेंस जब हो तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है और इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। देख लो
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना है -60 सेंटीमीटर। क्यों सर यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है? याद रखना कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होते हैं। इमेज की डिस्टेंस v, इमेज की डिस्टेंस क्या है सर? इमेज की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। हमें पता है 1/f जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है सर बराबर 1/v माइनस 1/u के बराबर। तो इसका मतलब है 1/f हमें किसके बराबर आ जाएगा? 1/v किसके हैं? v तो 30 हैं। याद रखना बेटा v तो इमेज डिस्टेंस, u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस 1/u कितना है? -60। तो अब क्या आ जाएगा 1/f का वैल्यू हमारे पास? सर वो आ जाएगा 1/30, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सी डायरेक्ट मैं लिखूँगा 1 + 1/60। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2 से मैं मल्टीपल, अगर मैं 2 से यहाँ पे मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे भी मल्टीपल करें, क्योंकि किसी फ्रैक्शन को कुछ नहीं होता है अगर हम उसके न्यूमरेटर में भी उसी क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर में। क्यों मल्टीपल किया? ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 2 × 1 होता है 2, 2 × 30 होता है 60 + 1/60। अब तो डिनोमिनेटर सेम आया, अब तो हमारे पास 1/f का वैल्यू क्या आया? 2 + 1 तो 3 / पूरा 60 एक ही बार लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 3 × 1 = 3, 2 = 6, 3 0 = 0। तो 1/f जो है इसका वैल्यू आया 1/20। तो इसका मतलब है f का वैल्यू आया, ये जो डिनोमिनेटर है f का वैल्यू आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब आपने याद रखा कि f का वैल्यू कितना आया? 20 सेंटीमीटर। ओके सर, हमें तो ये वाला यहाँ तक तो हमें क्लियर हुआ कि f का वैल्यू आया कितना? f का वैल्यू आया 20 सेंटीमीटर। अब f का वैल्यू आया आपके पास, f का वैल्यू आया आपके पास 20 सेंटीमीटर, लेकिन पावर ऑफ लेंस जो है f 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 20 / 100 मीटर। ये है f। अब तो चलिए, अब पावर ऑफ लेंस जो है वो किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर होता है। 1 को हम ऐसे रखेंगे, f किसके बराबर है? 20/100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20/100। तो इसका मतलब है 1 को ऐसे रखेंगे, इस पूरे मेन डिवाइड को हमने मल्टीपल में चेंज किया, 100/20 आया। अब 0 और 0 कैंसिल, 2 1 is 2 5 is 10, तो पावर ऑफ लेंस 5 डायोप्टर आया हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, पॉजिटिव, तो सी पार्ट ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। An image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using convex lens. The image produces is about 3 times the size of object. What is the size of object? देख लो, आपको पता ही है जो मैग्निफिकेशन होता है, साइज, वो किसके बराबर होता है? इमेज, साइज ऑफ इमेज मैं लिखूंगा यहाँ पे इमेज ऐसे, वो होता है बराबर इमेज साइज, मैग्निफिकेशन होता है इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो हमें मैग्निफिकेशन बोल रहा है 3 टाइम्स हैं, तो मैग्निफिकेशन की जगह मैं 3 लिखूंगा। इमेज साइज क्या है? इमेज साइज 36 सेंटीमीटर है, तो इमेज साइज 36 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट का साइज हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट का साइज तो हमें निकालना है। तो सर कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट साइज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज डिवाइड में है तो इधर 3 के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट साइज जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? 36। 3 यहाँ पे मल्टीपल है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब सुनो, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का साइज। बस सिंपली मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज, तो आप खुद ही निकाल सकते हो। 12 सेंटीमीटर है इसका करेक्ट आंसर, ए पार्ट ही है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इमेज फॉर्मड बाय कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज। अब सुनो बेटा, मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊंगा कि एक तो होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कनकेव मिरर, तीसरा होता है कन्वेक्स मिरर। मिरर की बात चल रहा है, लेंस की नहीं, कन्वेक्स। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल जब बनाया तो इसका मतलब है सर इरेक्ट भी है। ठीक है, ओके।
कनकेव मिरर बेटा वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, रियल इमेज भी बना रहा है। जब वर्चुअल हो तो उस टाइम इरेक्ट ऑटोमेटिकली होता है, जब रियल इमेज फॉर्म करें तो उस टाइम हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, जब वर्चुअल है तो ऑटोमेटिकली इरेक्ट इमेज भी बना रहा है। अब याद रखना ये बात, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, कनकेव मिरर वर्चुअल भी बना रहा है, रियल भी बना रहा है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बना रहा है, जहां पे वर्चुअल वहां पे इरेक्ट ऑटोमेटिकली, वहां पे इरेक्ट ऑटोमेटिक। लेकिन कनकेव मिरर वर्चुअल भी बना रहा है, रियल भी। जब वर्चुअल बनाएगा उस टाइम इरेक्ट होगी, जब रियल बनाएगा उस टाइम इन्वर्टेड होगी। तो हमें बोल रहे हैं इमेज फॉर्मेड बाय कन्वेक्स। जो कन्वेक्स मिरर है वो कौन सी इमेज बना रहा है? देखो कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बना रहा है? वर्चुअल। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, वर्चुअल इमेज। क्या कन्वेक्स मिरर रियल बना रहा है? नहीं। क्या एनलार्ज्ड होता है? नहीं। क्या इन्वर्टेड होता है? नहीं। इन्वर्टेड होता है तब जब रियल, तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है, तो यही है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट कॉजेज द कन्वेक्स मिरर टू ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज? अभी हमने बताया कि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। अभी ये क्वेश्चन भी हमने किया, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है। क्या वजह है, क्या रीजन है कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बना रहा है? हाँ एग्जैक्टली, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और कौन से होती हैं? वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का और एक नाम क्या है? अपराइट है सर। ओके। क्या जो रिफ्लेक्टेड रेज है नेवर इंटरसेक्ट? एग्जैक्टली, यही तो रीजन है, यही वजह है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नेवर इंटरसेक्ट, कहीं नहीं होता है। यही वजह है कि वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है कि बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेस एट ए सिंगल पॉइंट। नहीं, गलत है ये। बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस इट्स पाथ बैक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी गलत स्टेटमेंट। बिकॉज द इंसिडेंट रे ऑफ ए कन्वेक्स मिरर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द मिरर, नो। तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट ही है, जो मैंने आपको बोला कि यही रीजन है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बना रहा है। अब और एक बात याद रखना, कन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल इमेज ही बना रहा है। जो व्हीकल्स में हमारे पास साइड शीशेस होते हैं ना, साइड मिरर्स जो होते हैं, तो उनमें हमेशा कन्वेक्स मिरर ही हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस इतना ही छोटा साइड मिरर होता है व्हीकल्स में, इसमें बहुत कुछ हमें नज़र आता है। हमें पेड़ नज़र आते हैं, रोड्स नज़र आते हैं, बहुत सारे जो पीछे गाड़ियां हैं वो नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यू जो है वो इस मिरर में आता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर स्मॉल इमेजेस बना रहा है। इसमें हमें पेड़ भी दिख रहे हैं, रोड भी दिख रहे हैं, बहुत सारे गाड़ी भी दिख रहे हैं जो कि पीछे होते हैं। यही वजह है क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है ये स्मॉल इमेजेस बना रहा है, बट वाइडर व्यू ये बहुत सारे बड़ी इमेजेस को छोटे छोटे यहाँ पे दिखा रहा है, ताकि जो ड्राइवर होता है उसको पीछे क्या है उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि ये छोटे छोटे इमेजेस बना रहा है। हर किसी का रोड भी हमें नजर आए, सब कुछ। यही रीजन है कि कन्वेक्स मिरर ही हम यूज कर रहे हैं एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में। तो चलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब राहुल कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है, क्या है? कनकेव लेंस। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कैन द इमेज बी फॉर्मड ऑन द स्क्रीन? याद रखना, जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो जाएगा, यानी फ्रंट साइड, स्क्रीन के फ्रंट साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस में जो होता है, फॉर्म होता है, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। जब रियल है तो इन्वर्टेड कहते हैं। और जो बिहाइंड द मिरर बने, जो स्क्रीन पे नहीं बने, उस इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं, जब वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। जब भी इरेक्ट इमेज हो तो वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती हैं, वो वर्चुअल इमेज होती हैं। जब भी इमेज ऑन स्क्रीन बने, फ्रंट साइड बने, वो रियल इमेज होते हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं। ये बात याद रखना। लेकिन याद रख लो बेटा, जो कनकेव लेंस हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो ये बस पॉइंट्स आपको डराने के लिए रखा है। जब आपने इस पॉइंट को देखा कि कन्वेक्स लेंस जो है, कनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है। कनकेव लेंस की बात मैं कर रहा हूं, मिरर की नहीं। मिरर और लेंस में उल्टा पुलट होता है, याद रखना, अच्छे से ख्याल रखना। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है। जब वर्चुअल बनाए तो उसका मतलब इरेक्ट भी होता है। अब सुनो, हमें बोल रहे हैं क्या
इस मिरर पे स्क्रीन पे इमेज बनेगी, जो भी स्क्रीन पे इमेज होती हैं वो रियल होती हैं। मैंने अभी बोला कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, क्या ये स्क्रीन पे इमेज बनाएगा? नहीं। अब हम देख लो, बस जिसको ये पॉइंट याद है कि कनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, वो इसी बेसिस पे इसको टिक करके ठीक करेगा। इनका मैटर कुछ नहीं है, बस डराने के लिए रखा है। येस द इमेज फॉर्मेट विल बी रियल, तो कनकेव मिरर में कहाँ रियल इमेज होता है, ये तो गलत ही है। येस स्क्रीन पे बनेगा द इमेज फॉर्मेट भी इरेक्ट, कहाँ स्क्रीन पे इमेज बनेगा, ये तो गलत है। जब स्क्रीन पे बनेगा वो तो रियल होगी, जब रियल इमेज होगी तो इरेक्ट कहाँ होता है, तो ये भी गलत है। नो, स्क्रीन पे नहीं बनेगी एज द इमेज फॉर्मेट भी वर्चुअल। एग्जैक्टली, स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगी क्योंकि इमेज तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, वो वर्चुअल होता है, जो मैंने बोला यहाँ पे वर्चुअल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फिर सी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर है सी पार्ट। यहाँ पे भी बोल रहा है कि नो, इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी क्योंकि इमेज इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कौन सी होती हैं? रियल। रियल इमेज तो स्क्रीन पे होती है। यहाँ पे नो लिखा, यहाँ पे इन्वर्टेड लिखा, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट में, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। लेकिन पहले बेटा आपको मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमने एप्लीकेशन पे आपका लाइट का टॉपिक जो सर ने आपको कंप्लीट किया है, उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर इन ऑब्जेक्टिव को दोबारा लगा दीजिए, तो फिर आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलिए चलिए चलिए। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होते हैं ना, किस में? रियर व्यू मिरर में, फिटेड इन व्हीकल्स। अभी मैंने बोला कि जो रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स होता है वो कौन सा मिरर होता है? वो तो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़े पेड़ है, अगर बहुत बड़े पेड़ है, रोड्स हैं, रोड्स में गाड़ियां हैं, तो ये यहाँ पे गाड़ी में फिट किया गया है कन्वेक्स मिरर। ये पूरा ऑब्जेक्ट इसमें दिखेंगे हमें, क्यों? क्योंकि इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो स्मॉल होते हैं। तो आपने ये बात याद रखना कि इमेज का साइज, इमेज का साइज स्मॉल होता है, ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज होता है। अब मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज। अब इमेज साइज तो छोटा है, देखो मैंने यहाँ पे छोटा लिखा, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज तो बड़ा है, देखो मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा। जब छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आता है हमेशा लेस देन 1। तो याद रखना लेस देन 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर याद रखना है, फोकल लेंथ है कितना? 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ हमारे पास, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मिरर से है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वायर द इमेज लाइकली टू फॉर्म, हमें इमेज की डिस्टेंस निकालने हैं। सुनो, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ जो है वो गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, लेकिन याद रखना साइन कन्वेंशंस में आपने पढ़ा है कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, यानी लेफ्ट इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन फ्रॉम द मिरर है फ्रंट साइड, तो इसकी कन्वेंशन भी नेगेटिव आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में इमेज की डिस्टेंस निकालने हैं, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। याद रखना अगर इमेज की डिस्टेंस प्लस में आ जाएगा तो तब हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है। अगर इमेज का वैल्यू माइनस में आया तो हम उस टाइम बोलेंगे फ्रंट साइड इमेज बन रहा है। कितना बन रहा है वो हम अब मिरर फार्मूला को यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। हमारे पास पता है कि मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। तो f का वैल्यू क्या है? f का वैल्यू है -10, u का वैल्यू है -15। ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो f का वैल्यू है -10, तो f को हम रिप्लेस करेंगे -10 से। 1/v का वैल्यू तो हमें निकालना है, इसमें 1/u को हम लिखेंगे -15। अब यहाँ पे है 1/-10, और इसको हम जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो ये आ जाएगा +1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 15 × 1 15 ही होता है, -10 × 1 -10 होता है, डिवाइड बाई 15 × -10 होता है -150 इज इक्वल टू 1/v। अब सुनो, 15 में से 10 निकालो तो ऊपर आ जाएगा 5, डिवाइड बाई -150 इज इक्वल टू 1/v।
तो 5 इंटू 1 5, 5 3 आर 15, 5 इंटू 0 0। तो क्या आया हमारे पास नेट रिजल्ट, 1 डिवाइड बाई -30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई v। अब सुनो, v का वैल्यू हमारे पास कितना आया, -30, यानी इमेज की डिस्टेंस कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर बनेगी। जो ये नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट साइड, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनेगी इमेज कितना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए अब हम ऑप्शन चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये बोल रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो गलत है। 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर तो है, 30 सेंटीमीटर तो है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर। तो अगर +30 हमारे पास आंसर आया तो तब तो हम टिक इसी पे करेंगे, लेकिन हमारे पास आंसर आया -30, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट साइड इमेज फॉर्म हुई, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो एट 6 सेंटीमीटर ये भी गलत है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग ए फ्लास्क ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव मिरर, इस टाइम भी कनकेव मिरर ही है। ही फाइंड्स दैट द इमेज फॉर्म्ड 45 सेंटीमीटर इन हाइट। एक तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है कितनी, 45 सेंटीमीटर, दूसरा हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मैग्निफिकेशन निकालना है, हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे 45, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर 15 है, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 9 45, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमारे पास 3 आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है, यानी डी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। Which of the following can make parallel beam of light from a point source from incident on it? तो कौन सा है, एक तो कनकेव मिरर, याद रखना बेटा, एक तो कनकेव मिरर जब पॉइंट सोर्स, एक तो कनकेव मिरर में ये होता है और दूसरा कन्वेक्स लेंस में, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना जब पॉइंट सोर्स फोकस पे लाई कर रहा है, जब पॉइंट सोर्स कहाँ पे हो, फोकस पे, तो तब ये कंडीशन होता है किसमें, कनकेव मिरर। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, तो ये तो गलत हैं। टू प्लेन मिरर्स ये भी गलत हैं, कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस, ये कनकेव मिरर तो ठीक है लेकिन कनकेव लेंस तो नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन, अच्छा पहला ऑप्शन तो हमने रीड नहीं किया, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इसका पहला ही ऑप्शन। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस जो है उसमें ये होता है, ठीक है। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पॉइंट सोर्स लाई करेगी कहाँ पे, फोकस पे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है किस मीडियम में, एयर में इतना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। स्पीड इन गिलास स्लैब, जो गिलास स्लैब है उसमें स्पीड है 1,97,000 किलोमीटर पर सेकंड। व्हाट काजेज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडियाज। आपको पता ही है कि जब लाइट पास हो रहा है मीडियन से, डिफरेंट मीडियन से, तो उनका क्या हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन होता है उस टाइम। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होता है और स्पीड भी साथ साथ चेंज होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट मीडियम्स। क्यों होते हैं, डेंसर मीडियम एक होता है, दूसरा रेयरर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम में ज़्यादा डेंसिटी होती है, रेयरर मीडियम में कम डेंसिटी होते हैं। मतलब डिफरेंट मीडियम्स हैव गॉट डिफरेंट डेंसिटीज़, यानी डेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है, एयर में डेंसिटी कम है, यही वजह है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। गिलास स्लैब में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है डेंसिटी, यही वजह है स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम है। तो क्या रीज़न है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है, गिलास स्लैब में कम है, तो इसका रीज़न यही है डिफरेंस इन डेंसिटी। डिफरेंस इन टेम्परेचर से कुछ नहीं होगा, अमाउंट से इससे कुछ नहीं होगा, बस यही पॉइंट आप याद रखना, डिफरेंस इन डेंसिटी। और एक बात, अगर वहाँ पे आया डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी टिक करना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम्स के लिए। तो डिफरेंस इन डेंसिटी है इसका करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ए पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस वाज इंक्रीजिंग। याद रखना बेटा, जब भी कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज होता है तो इमेज, सुनो इमेज हमेशा रिटना पे बन रहा है। हमारे आंख में जो इमेज फॉर्म होता है वो रिटना पे ही बन रहा है। लेकिन जब कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज होता है तो इमेज रिटना पे नहीं फॉर्म होता है, उस टाइम इमेज
इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही बन रहा है, क्योंकि फोकल जब भी कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ, याद रखना, फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। तो फोकस जो इमेज है वो रेटिना पे उस टाइम फॉर्म नहीं होता है, उस टाइम इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही फॉर्म होता है। और जिस टाइम कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज होता है तो उस टाइम उस डिफेक्ट को हम मायोपिया कहते हैं। तो कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर ही है इसका, है मायोपिया, यानी ए पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना जो मायोपिया होता है उस टाइम रेटिना पे इमेज, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया वो डिजीज होते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें अच्छे तरीके से नहीं दिखा देते हैं। उस डिजीज को हम मायोपिया कहते हैं। जब नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं उसको मायोपिया कहते हैं, जो और फार ऑब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं उस डिजीज को हम मायोपिया कहते हैं। और इसका ये भी काज है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस जब इंक्रीज होता है तो उस टाइम मायोपिया ही होता है। क्यों? क्योंकि इमेज उस टाइम रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रहा है, इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्टी। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पे याद रखना इसका रिवर्स होता है बेटा, वहां पे नियर ऑब्जेक्ट्स हमें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं देख रहा है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो उस डिजीज को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्या? मायोपिया है इसका करेक्ट आंसर, ए पार्टी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ए पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम ए डार्क रूम, हाउ डज हिज पीपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई? पहला स्टेटमेंट है द साइज ऑफ पीपल विल डिक्रीज एंड लेस लाइट विल एंटर द आई, ये वाला तो करेक्ट है। द साइज ऑफ पीपल विल डिक्रीज एंड मोर लाइट विल एंटर द आई, गलत। द साइज ऑफ पीपल विल रिमेन सेम बट मोर लाइट विल एंटर, ये भी गलत। द साइज ऑफ पीपल विल रिमेन सेम बट लेस लाइट विल एंटर द लाइट, ये भी गलत। अब याद रख लो, अगर ये आयरस है हमारे पास और इसके अंदर क्या पीपल होते हैं, यानी एक ओपनिंग होती है, होल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। इसी होल में, इसी पीपल के एंटर लाइट होती हैं। लेकिन जब इंसान डार्क रूम में होता है उसे बहुत ज़्यादा लाइट यानी आई में एंटर की ज़रूरत होती है, उस टाइम ये पीपल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है, उस टाइम ये पीपल बहुत खुर। लेकिन जब इंसान डार्क रूम से बाहर अब आ जाएगा, सनलाइट में आ जाएगा, अगर उस टाइम ये पीपल इतना ही बड़ा ओपन रहा तो उस टाइम ज़्यादा एंटर लाइट होगी आंखों में, लेकिन हमें उस टाइम ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा, बाहर तो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा, हमें कम ही लाइट, क्योंकि ब्राइट लाइट है हमें कम ही लाइट ज़रूरत है। दैट मीन्स उस टाइम जो ये पीपल हैं ये छोटा हो जाता है ताकि हमारे आँखों में कम लाइट अंदर पास हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, साइज ऑफ पीपल उस टाइम डिक्रीज होता है और लेस लाइट, ताकि हमारे पास लेस लाइट एंटर हो जाएगी हमारे आंखों के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला ही पार्ट। तो चलिए इसका आंसर है ए पार्ट ही। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन द लाइट एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट, क्योंकि हमारे आंख में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेंस होते हैं, कॉर्निया होते हैं, आइरस होते हैं, पीपल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होते हैं? तो वो कॉर्निया पे ही होता है। जो ये कॉर्निया है ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड? ये तो पता ही है, आयरस में नहीं, पीपल में नहीं, रेटिना वो कंपोनेंट है हमारे आँख में जहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट की बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी रेटिना के अंदर एक नर्व होता है जो हमारे फिर वो सेंस हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि हम देख रहे हैं कि ये कौन सी इमेज इस पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, वटएवर जो था ये तो आपने क्लास में ठीक से पढ़ा है, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है, इमेज जो है वो हमेशा किस पे फॉर्म होता है? रेटिना पे ही वो फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, याद रखना, आर रेड इन कलर। Red, these can be easily see from a distance because among all other colors the red light.
तो जो कोई भी मतलब बिल्डिंग है टॉप पे, अगर उस पे मतलब इसका है रेड कलर हमें क्यों दूर से ज़्यादा दिख रहा है, रीज़न क्या है? याद रखना जो रेड कलर है इसकी वेव लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो स्कैटरिंग है वो बहुत कम है। रेड कलर कम लीस्ट स्कैटर होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी, यानी एटमॉस्फेयर में स्मोक हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, रेड लाइट जो है वो बहुत कम स्कैटर्ड होते हैं क्योंकि उसकी वेव लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो यही वजह है रेड कलर दूर से हमें दिख रहा है। तो हमें रीज़न ढूंढना है। आप ऑप्शंस में आप खुद देख लो। इज स्कैटर्ड मोस्ट, क्या रेड कलर स्कैटर्ड मोस्ट होता है? नहीं सर। इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मोकर फॉग, एग्जैक्टली रेड कलर स्कैटर्ड लीस्ट होती है क्योंकि इसकी वेव लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यही वजह है हम रेड कलर हमें दूर से ही दिख रहा है। इज एब्जॉर्ब्ड मोस्ट बाय स्मोक, नहीं। मूव्स फास्टर इन एयर, नहीं। तो बस ये बी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर भी बी पार्ट ही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? देखो रेनबो जो है, रेनबो में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होता है? एक तो रेनबो में, चलो ऑप्शन में रिफ्लेक्शन को रेनबो से कोई वास्ता नहीं, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन तो रेनबो में आता है। डिस्पर्जन या डिस्पर्शन बोलो, ये भी तो रेनबो में आता है। और क्या है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। चलो अब सी वाले को भी देख, रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्शन भी है, पोलराइजेशन से कोई वास्ता नहीं, डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग से कुछ नहीं, दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? बी पार्ट। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास रेनबो फॉर्म होती है। तो रेनबो का याद रखना, रेनबो दो तरह की होते हैं, एक तो प्राइमरी रेनबो और दूसरी सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी रेनबो, दूसरी सेकेंडरी रेनबो। बस प्राइमरी रेनबो में आपको इतना ही याद रखना, प्राइमरी रेनबो में जो टॉप पे जो प्राइमरी रेनबो है बेटा, जो टॉप पे ऐसे ऐसे रेनबो फॉर्म होते हैं ना, जो टॉप पे कलर होता है वो रेड होता है प्राइमरी रेनबो में, और जो बॉटम में सबसे बॉटम में कलर होता है वो वायलेट होता है। इस रेनबो को हम प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें उल्टा होता है बेटा, टॉप पे वायलेट होता है और बॉटम पे रेड कलर होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो जो प्राइमरी रेनबो है ये 40 to 42 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड से हम फॉर्म करते हैं। ये यहाँ पे 52 to 54 डिग्री, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, याद रखना प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो, ठीक है? और कौन कौन से रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। द सुपरलेटिंग ऑफ वाइट लाइट into different colors on passing through a prism। देख लो, ये तो आपने क्लास में पढ़ाई होगा। ये एक प्रिज्म है, अगर ये वाइट लाइट है, अगर ये बीम ऑफ वाइट लाइट है, आपको पता ही है जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ठीक है? हालांकि अगर ये वाइट लाइट यहाँ से जाए वाइट ही, ऐसा नहीं होता है। जब ये एक प्रिज्म से फॉल होते हैं तो ये ऐसे यहाँ पे निकलते हैं, ऐसे कलर ऑफ 7 कलर्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। कितने कलर्स? 7 कलर्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है? तो जिसको हम याद रखते हैं VIBGYOR। तो जो टॉप पे होता है वो रेड होता है और नीचे होता है वायलेट। अब याद रखना, जब नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो वेव लेंथ जो है वो तो इंक्रीज होती है। वायलेट का वेव लेंथ कम है, इंडिगो को उससे ज़्यादा है, ब्लू का उससे ज़्यादा है, ग्रीन का उससे ज़्यादा है, येलो का उससे ज़्यादा है, ऑरेंज का वेव लेंथ उससे ज़्यादा है, रेड का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेव लेंथ इंक्रीज होते हैं। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्कैटरिंग पावर होता है वो डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड वायलेट होता है, तो रेड सबसे कम स्कैटर्ड होते हैं। तो याद रखना, जब वाइट लाइट हम गिलास प्रिज्म में पास कर रहा है तो यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है, 7 कलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का स्पेक्ट्रम दिख रहा है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो भी बैंड ऑफ 7 कलर्स हमें दिख रहा है यहाँ पे, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, डिस्पर्जन है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करने जा रहे हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट डिफ्लेक्शन होते हैं किन से? जो हमारे एटमॉस्फेयर में माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो डिफ्लेक्शन होते हैं लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं। डिस्पर्जन भी नहीं, इंटरफेरेंस भी नहीं, तो उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स ए प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट
प्रिज्म के अंदर चला जाता है वो सुपलिट होता है कॉन्स्टेंट कलर्स में। क्यों, रीजन क्या है? ये डिस्पर्जन, हमने अभी बोला कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाता है तो ये यहाँ पे एक 7 डिफरेंट कलर्स हमें फॉर्म मिलता है। नीचे सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे टॉप पे रेड होता है। याद रख लो, सबसे ज़्यादा डिवेशन वायलेट कलर में होता है। डिवेशन यानी सबसे ज़्यादा डिवेट होती हैं वायलेट कलर, और सबसे कम डिवेशन रेड कलर में होता है। सबसे ज़्यादा डिवेशन वायलेट में होता है और सबसे ज़्यादा कम डिवेशन रेड कलर में होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ ईच कलर, तो यही है पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट रीजन। ठीक है, अब देख लेंगे कि अगर कोई ऑप्शन और एक रीजन बन जाए तो उसको भी हम टिक करेंगे। ईच कलर हैव सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, नहीं ये तो गलत है। प्रिज्म मटेरियल हैविंग हाई डेंसिटी, क्या उस वजह से ये होता है? नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है तो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? When white light enters a glass prism, जब white light enter होते हैं गिलास प्रिज्म from air, the angle of deviation is least far। तो जो ये प्रिज्म है, जब हम वाइट लाइट एंटर कर रहे हैं इस प्रिज्म में, तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म होता है, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे ज़्यादा डिवेट जो होते हैं वो होते हैं सबसे ज़्यादा डिवेट वायलेट। तो सबसे कम डिवेशन किस में होते हैं? रेड में। वायलेट में बहुत ज़्यादा डिवेशन होते हैं, तो रेड में बहुत कम डिवेशन होते हैं। तो हमें बोल रहे हैं कि डिवेशन किस कलर में सबसे ज़्यादा कम होते हैं, तो रेड कलर इसका आंसर है। अब याद रखना सर, रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उसकी जो डिवेशन है वो सबसे कम है, उसका जो स्कैटरिंग है वो भी कम है। बस वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा है, डिवेशन सबसे कम है, स्कैटरिंग सबसे कम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेड लाइट, डी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एट नून द सन अपीयर्स वाइट। जो नून टाइम जो होता है उस टाइम हमें सन जो है वो वाइट दिख रहा है, तो रीज़न क्या है? तो उस टाइम डिस्टेंस जो है वो तो कम होते हैं एक, और दूसरा रीज़न ये है तो स्कैटरिंग जो है तो उस वजह से लीस्ट होती है। तो लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है। जब वाइट लाइट स्कैटर्ड होंगे बहुत ज़्यादा तब तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, लेकिन जब वाइट लाइट बहुत कम स्कैटर्ड होंगे तो उस टाइम हमें वाइट लाइट ही नज़र आ जाएंगे। तो यही रीज़न है एट नून टाइम हमें सन अपीयर होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है वाइट लाइट, यही वजह है हमें सन अपीयर वाइट होता है, जो कि आपने लेक्चर्स में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ये गलत है। ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, ये तो ब्लू कलर स्कैटर्ड मोस्ट, ये रीज़न नहीं है इसका सन क्यों वाइट होते हैं। रेड कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट, ये कुछ रीज़न नहीं है, बस रीज़न है उस टाइम लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं, यही वजह है हमें सन वाइट दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो हमारा स्काई है उसमें ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि सर वायलेट कलर अगर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, ब्लू थोड़ा उससे कम होता है। सुनो सुनो सुनो, VIBGYOR, याद रखना ये स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा होता है। इंडिगो उससे थोड़ा कम, ब्लू उससे थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम 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 कम, रेड सबसे ज़्यादा कम। तो स्कैटर्ड जो जितना ज़्यादा होगा वही तो स्काई का कलर होना चाहे। स्कैटर्ड वायलेट और ब्लू ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्लू से भी ज़्यादा वायलेट स्कैटर्ड होते हैं। बट याद रखना ब्लू के पास भी स्कैटर्डिंग पावर, ब्लू भी बहुत स्कैटर्ड होता है, लेकिन वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। लेकिन फिर भी स्काई का कलर हमारे पास ब्लू ही क्यों? क्योंकि हमारे आइज जो हैं वो ज़्यादा इंटेंसिटी उनमें किसके ब्लू कलर को ज़्यादा वो, तो इस वजह से हमारे पास स्काई का कलर क्या है? ब्लू कलर। ठीक है, रेड के पास स्कैटरिंग पावर बहुत कम है, तो यही वजह है रेड कलर हमें, स्काई का कलर हमें रेड नहीं दिख रहा है। तो वायलेट और ब्लू में से स्कैटरिंग कलर, अगर इनमें दोनों में स्कैटरिंग पावर ठीक है, लेकिन वायलेट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ब्लू मोस्ट सेंसिटिव है हमारे आइज़ के लिए, इसीलिए
ब्लू कलर हमारे पास ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसका रीज़न, क्योंकि ब्लू कलर और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होते हैं, वायलेट और ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होते हैं। लेकिन वायलेट ब्लू से ज़्यादा स्कैटरिंग होते हैं, तो फिर वायलेट क्यों? क्योंकि हमारे आंखें सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव ब्लू के, तो यही वजह है हमारा स्काई ब्लू कलर दिख रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लो, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनलाइट इज लेंथनड बाय अबाउट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, जब सनराइज होता है तो हमें 2 मिनट पहले ही लग रहा है कि सनराइज हुआ। याद रखना किस वजह से? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। यानी अभी सनराइज नहीं हुआ पूरे तरीके से, लेकिन हमें 2 मिनट से पहले ही लग रहा है कि सनराइज हुआ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और जब सनसेट हुआ, अभी सनसेट नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट पहले हमें लग रहा है कि सनसेट हुआ है, 2 मिनट पहले हमें लग रहा है कि सनसेट हुआ है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ के 2 मिनट और यहाँ के 2 मिनट जुड़ा वो 4 मिनट हैं। 4 मिनट हमें लेंथनड होता है दिन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब सन अभी राइज ही नहीं हुआ, 2 मिनट पहले ही हमें लग रहा है कि सन राइज हुआ। जब सन अभी सेट नहीं हुआ, 2 मिनट पहले ही हमें लग रहा है कि सन सेट हुआ। 2 + 2 4, तो 4 मिनट्स की फ़र्क आ रहे हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इससे ट्विंकलिंग होती हैं। किनका? प्लैनेट्स का नहीं, स्टार्स का। एग्जैक्टली, प्लैनेट्स और स्टार्स का नहीं, स्टार्स और सैटेलाइट्स का नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं ओनली, प्लैनेट्स की नहीं, इनकी नहीं, इनकी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस इज कॉल्ड। तो उसे हम कहते हैं बेटा पीपल। तो इसको हम क्या कहते हैं? पीपल इसको हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, तो अब है लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 50। तो अब हम देखेंगे इसका। नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ ए यंग पर्सन इज नॉर्मल आई रेस्पेक्टिवली। यानी नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई हैं, किसी यंग पर्सन जो है जो नॉर्मल है, उसकी आई का नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है, ये आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो PDF है ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और एक बात, इस लाइट जो हमने आपको एप्लीकेशन में कंप्लीट किया है, उन लेक्चर्स को आप बेटा अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर इन MCQs पे आ जाइए, फिर देखो आपको कितना बेनिफिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ बुक के जो भी MCQs हैं वो भी आपको एप्लीकेशन में फ्री मिलेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन रीज़न और कंडीशन एक ही है बेटा, पहले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलो बाय।